Good morning to all of you. Today I am starting sexual reproduction in flowering plants. These plants are being categorized in angiosperm. हेलो स्टूडेंट, पिछले चैप्टर में मैंने पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में आपको मेल गैमिटोफाइट के बारे में थोड़ा जनरली डिस्क्राइब किया था। मेल गैमिटोफाइट। आज हम फीमेल गैमिटोफाइट को पढ़ेंगे। फीमेल गैमिटोफाइट को पढ़ने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मेल गैमिटोफाइट है इसमें परागकोश इस प्रकार से ये दो परागपालियों में स्थित होता है। एक परागपाली ये और बीच में किससे जुड़ा होता है? कनेक्टिव से। इस प्रकार से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो इसमें विकसित हो रहे परागकोश से परागकण बाहर निकलते हैं। अब बाहर निकलते हैं उससे पहले एक चीज़ और कि परागकण आखिर इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इनका स्ट्रक्चर लगभग इस अवस्था में गोल अवस्था में होता है और इसके बाहर कुछ पोर्स होते हैं जिसको हम जनन छिद्र बोलते हैं, जर्मिनेशन पोर। और ये जो जर्मिनेशन पोर हैं इन्हीं से ही परागकण बाहर निकलते हैं। परागकण जो होते हैं बाहर निकलते हैं। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट, जो परागकण होता है ये 3 स्तरों का बना होता है, 2 स्तरों का बना होता है। जो बाहरी स्तर होता है इसको बोलते हैं बाह्य चोल यानी कि एग्जाइन, और जो अंतः है इसको बोलते हैं अंतःचोल, इसको बोलते हैं इंटाइन, इसको बोलते हैं इंटाइन। और जो बाह्य चोल होता है ये बहुत सख्त होता है यानी कि बहुत आसानी से नष्ट नहीं होता है, हजारों साल तक ये जीवित रहता है। किसके कारण? एक संरचना होती है स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन का ये बना होता है, इसलिए इसका जैविक अपघटन नहीं होता है। और जो अंतःचोल होता है ये पैक्टोसेलुलोज का बना होता है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्पोरोपोलिनिन है, स्पोरोपोलिनिन ये किसका बना हो? बाह्यचोल स्पोरोपोलिनिन का बना होता है और बीच में इसके केंद्रक होता है। केंद्रक इसमें 2 होते हैं, एक होता है वर्धी केंद्रक जिसको हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं और दूसरा होता है जनन केंद्रक। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ही ये जनन केंद्रक इस जनन छिद्र से बाहर निकलता है तो ये 2 भागों में विभक्त हो जाता है। यानी कि आप ये कहोगे कि एक नर युग्मक में 2 केंद्रक होते हैं, एक नर युग्मक में 2 केंद्रक होते हैं। ठीक हो गया? इतना क्लियर हो गया? एक नर युग्मक में 2 केंद्रक होते हैं, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद करना है। अब इसका यूज जैसे मान लो ये वर्तिकाग्र पे आए इस प्रकार से, जैसे ही ये जनन छिद्र के थ्रू जो होते हैं ये नरयुग्मक यहाँ पे आए, चूँकि ये 2 हैं तो एक लंबी परागनलिका का यहाँ पे निर्माण होता है और इस प्रकार से ये अंडाशय में प्रवेश करते हैं और यहाँ पे एक एक्सेल होता है, एक केंद्रक उस एक्सेल के साथ फ्यूज होता है जिसको हम लैंगिक जनन भी बोल सकते हैं, और दूसरा एक किसी और के साथ फ्यूज होता है। ठीक है, तो वो वही आप यहाँ पे पढ़ोगे। दूसरा जो नर केंद्रक होता है वो दूसरे किसी और स्ट्रक्चर यानी द्वितीय केंद्रक होता है उसके साथ स्ट्रक्चर करता है, इसलिए इसे द्विनिषेचन करते हैं। यही आप इसमें फीमेल गैमेटोफाइट में पढ़ेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं तो आपको पता है कि एक फीमेल गैमेटोफाइट किस चीज़ का बना होता है। देखिए, एक फीमेल गैमेटोफाइट स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से मिलकर बना होता है। तो एक फीमेल गैमेटोफाइट 3 स्ट्रक्चर से, क्योंकि यह बहुत सारे अंडकों से मिलके बना होता है तो बहुत सारे असंख्य अंडक होते हैं, हम यहाँ पे केवल एक अंडक लेते हैं। इस प्रकार से हम केवल
इस प्रकार से हम यहाँ पे केवल एक अंडक लेते हैं और को थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ आपको। इस प्रकार से जो एक अंडक लेते हैं हम, एक बीच में जो पुष्पासन से जो संरचना जुड़ी होती है उसको हम पुष्प वृंत बोलते हैं, पुष्प वृंत। और जो कहीं ना कहीं ये एक स्थान पर अपूर्ण होता है, जो ये संरचना होती है कहीं ना कहीं एक स्थान पर ये अपूर्ण होता है, जिसको हम बोलते हैं बीजांड द्वार। इसको हम बोलते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। और जो बीजांड द्वार के ठीक अपोजिट साइड होता है, यहाँ पे एक संरचना जो होती है जो खाली स्थान के, इसका ठीक बीजांड द्वार के ठीक अपोजिट साइड ये होता है निभाग, यानी इसको चलाजा भी बोला जाता है, निभाग। और निभाग और ये जो जिस संरचना से जुड़ा रहता है उसको हम बोलते हैं बीजांड वृंत। और इसमें जो ये बीजांड होता है 3 स्तरों से मिलके बना होता है, बोलते हैं बाह्य आवरण, आउटर इंटेग्यूमेंट, और अंतः आवरण या अध्यावरण भी बोलते हैं इसको, अंतः अध्यावरण। और जो अंदर की संरचना होती है उसको बोला जाता है भ्रूणकोश। ठीक है, भ्रूणकोश। अब इसी भ्रूणकोश में ही केंद्रकों की स्थिति निर्धारित होती है, यानी कि जो केंद्रक होते हैं वो 3 जो होते हैं, 3 केंद्रक वो बीजांड द्वार की ओर स्थित होते हैं, और 3 केंद्रक जो होते हैं वो निभाग की ओर स्थित होते हैं, और एक केंद्रक यानी कि 2 कोशिकाएं बीच में स्थित होती हैं। तो इस प्रकार से इसमें टोटल कुल केंद्रक कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 केंद्रक, 8 केंद्रक होते हैं इसमें। और कोशिका होती हैं 7, 1 2 3 4 5 6, बीच में एक कोशिका होती है, और एक कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं। तो इस प्रकार से 7, तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की स्थिति होती है भ्रूणकोश की। ये भ्रूणकोश जो होता है 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की स्थिति इसकी होती है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पुष्प में भ्रूणकोश की स्थिति किस प्रकार की होती है। तो 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल। तो इस प्रकार से इसकी स्थिति होती है। इसको थोड़ा डिटेल में बताते हैं आपको। इस प्रकार से बीजांड का परिवर्धन होता है, डेवलपमेंट ऑफ, किस प्रकार से ये डेवलप करता है वो चीज़ देखिए। तो सबसे पहले जो जो निर्माण होता है बीजांड का, वो धीरे धीरे परिपक्व, जिस समय बीजांड का निर्माण हो रहा होता है अधस्तरीय कोशिका में कई स्पष्ट कोशिकाएं बनने लगती हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रपसु कोशिकाएं। तो बीजांड का जिसमें निर्माण होता है तो उसमें प्रपसु कोशिकाएं बनती हैं, यानी आर्किस्पोरियल सेल, जो एक परिणत विभाजन होता है जिसमें यानी कि 2 कोशिकाएं आपस में बट जाती हैं। जैसे पहली वाली जो कोशिका होती है वो भी प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहलाती हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल, और जो दूसरी होती है वो प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका कहलाती है, प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका कहलाती है। तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो होती है परिणत विभाजन के कारण 2 कोशिकाएं वाली भित्तीय कोशिकाओं का समूह बना लेती है। ठीक है, बाहरी लेयर ये बना लेती हैं। और जो प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका है ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करती है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, गुरु बीजाणु मातृ, यानी इसको मेगा स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। तो और अगर माइक्रो स्पोरोजिनस सेल कहेंगे तो नरयुग्मक, और मेगा स्पोरोजिनस कहेंगे तो वो मादा युग्मक हो गया। तो आपको ये पता है कि जो मादा युग्मक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। इस प्रकार से जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है
ये धीरे धीरे क्या करती हैं, डिवाइड होने लगती है और अर्धसूत्री इसमें विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन, आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन से एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, अब जो ये 4 कोशिकाएं होती हैं, इसमें से एक कोशिका ही जीवित रहती है, बाकी 3 नष्ट हो जाते हैं। इनको हम बोलते हैं अपभ्रष्ट गुरु बीजाणु, अपभ्रष्ट गुरु बीजाणु। और एक जो होती है, ये होती है क्रियाशील गुरु बीजाणु, इसको बोलते हैं क्रियाशील गुरु बीजाणु। इस प्रकार से 3 जो गुरु बीजाणु, प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका है, ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करती है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें से एक ही एक्टिव रहता है, जिसको हम क्रियाशील गुरु बीजाणु कहते हैं। और जो ये क्रियाशील गुरु बीजाणु है, यही गुरु मतलब कि जो मादा युग्मकोद्भिद यानी फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करती है, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है। और यही जो होती है, यहाँ पे इस प्रकार से स्ट्रक्चर देख लो आप, ये बीजांड है, इस प्रकार से ये यहाँ पे एक गुरु बीजाणु है। तो ये बाद में इसमें फिर जो होता है, जो एक क्रियाशील गुरु बीजाणु है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है और 2 कोशिकाएं बना लेती हैं, जो कि बीचों बीच में आ जाती हैं। और बीचों बीच में आने के बाद इस प्रकार से बीजांड के डेवलपमेंट के बाद जो भ्रूण कोश होता है, उसमें गुरु बीजाणु की स्थिति इस प्रकार से होती है। जो गुरु बीजाणु डेवलप होता है प्रपस्थ कोशिका के द्वारा, जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका के बाद जो एक कार्यकारी गुरु बीजाणु होता है, वो समसूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिकाएं बनाता है और जो कि दोनों विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, एक निभाग की ओर और एक बीजांड द्वार की ओर गति करते हैं और विपरीत ध्रुवों में चले जाते हैं। उसके बाद परिणत विभाजन के द्वारा ये एक कोशिका से 2 और 2 से 4 कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार ये साधारण विभाजन माइटोसिस द्वारा 2 बार विभाजित होते हैं। उसी प्रकार एक से 2 कोशिकाएं बनती हैं, 2 से 4 कोशिकाएं यहाँ भी बनती हैं। देन इसके बाद इसमें से जो 4 कोशिकाएं बनी, इसमें से 4 कोशिकाओं में से एक कोशिका बीच में आ जाती हैं। इसी प्रकार जो बीजांड द्वार की तरफ भी 4 कोशिकाएं हैं, उसमें से एक कोशिका बीच में आ जाती हैं। तो इस प्रकार 3 कोशिकाएं नीचे, 3 कोशिकाएं ऊपर और 1 कोशिका बीच में। तो इस प्रकार से 7 कोशिकाएं और 8 क्या होते हैं इसमें केंद्रक, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये जो भ्रूण कोश है, 7 सेलुलर एंड 8 न्यूक्लिएट भ्रूण कोश की स्थिति होती है और ये 3N होता है। तो इसमें से क्लियर हो गया आपको, 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिक, 1 एक्स सेल और 1 डायपोलर यानी द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करता है और ये कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद परागण की क्रिया होगी और जो पॉलिनेशन होगा पराग नलिका द्वारा, उसकी विधि को नेक्स्ट उसमें समझाऊंगा आपको। धन्यवाद।